तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विकास जीता, सुशासन जीता। इस वक्त की बड़ी अपडेट, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है। गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के पक्ष में ये मैंडेट है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो अब से कुछ देर पहले जहां अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकारी है, वहीं दूसरी तरफ जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है जनशक्ति, विकास, सुशासन। हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में जुड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। आप तीनों का एक बार फिर स्वागत है। राजकिशोर सर, विपक्ष के लिहाज से तो विधानसभा में मजबूत स्थिति दिखेगी दिल्ली में, लेकिन जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो नजर नहीं आएंगे। ना अरविंद केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सौरभ भारद्वाज होंगे, ना सत्येंद्र जैन होंगे। कैसा विपक्ष? विपक्ष की मजबूत स्थिति वाकई दिखेगी क्या? क्योंकि 22 अभी जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 16 से तो बीजेपी ने कांटेक्ट कर लिया था 15-15 करोड़ देंगे, तो वो 16 कहाँ जाएंगे? और 2013 याद करिए अनुराग, जब 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटें कम थी सत्ता से, उस समय 14 विधायक में नाम लेकर भी बात कर सकता हूँ, वो भाजपा के साथ शामिल होने को तैयार थे। यहाँ एक समस्या समझनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन या अभियान का हिस्सा थी, कोई उसका वैचारिक अधिष्ठान है नहीं। कोई भी विचारधारा के बगैर और बिना किसी मुद्दे के कैसे सत्ता का गोंद जो अब तक झाड़ू की सीखों को रोक के रखे हुए था, वो सत्ता का गोंद हटने के बाद कहाँ जाएंगे? और ये जो तमाम जो विधायक जो जीत कर आए हुए हैं, ये वाकई रहेंगे क्या आम आदमी पार्टी में? क्योंकि वो बड़ी फुट हो जाएगी, वो अवश्यंभावी है। ये इबारत लिखी जा चुकी है और मैं फिर पहले लगातार कहता चला। ठीक है, लेकिन जरा इस तस्वीर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा आप लोग। ये आतिशी जो चुनाव जीत गई हैं, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, बहुत दिलचस्प मुकाबला था रमेश बिधूड़ी के सामने। इस बार उनका मुकाबला, अलका लांबा भी वहां चुनावी मैदान में थी। अब वो कुछ मीडिया से बात भी कर रही हैं, लेकिन अपनी जीत का जश्न भी मना रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इतना तो प्रवेश वर्मा नहीं चिढ़ा रहे होंगे अरविंद केजरीवाल को, इतना यादसी मान लेना को देख के वो चिढ़ रहे होंगे, को चिढ़ा रही। संतोष भारती सर, क्या संतोष भारती सर ऐसा ही है जैसा राजकिशोर सर कह रहे हैं या कुछ और मतलब है? देखिए, राजकिशोर जी जो कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। एक बार दोबारा वो दिखाते हैं तस्वीर आतिशी की। जी सर, कंप्लीट कीजिए आप। जी कंटिन्यू कीजिए सर, बताइए। पर मैं आपको 2-3 जानकारियां दे रहा हूं। हाँ, और मनोज जी आप अपने टीम से इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह से आम आदमी में टूट होगी। राजकिशोर जी, मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि उनको एक भी आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पार्टी है, मेरी जानकारी है कि जिसका एक बड़ा नेता कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला है। अब ये मत कहिएगा कि उसने चुनाव भी लड़ा इस बार। और उसने उस नेता को ये तय हो गया है कि दिल्ली की राज्यसभा की सीट दी जाएगी। क्या उसने चुनाव भी लड़ा है उस नेता ने इस बार विधानसभा का? मान के चलिए कि लड़ा है। क्या लुटियन जोन से ही चुनाव लड़ा है? अब यार ये नहीं, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं तो लुटियन जोन की बात। हाँ ठीक है, लुटियन जोन से ही है। तो वो उस आदमी से बातचीत तय हो गई है। हाँ। कि अगर कांग्रेस हारेगी, जो कि माना मतलब कम अगर आएंगे जी, वो बीजेपी में शामिल होगा, और मेरा ख्याल है एक हफ्ते 10 दिन के भीतर वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका दूसरा सबसे बड़ा असर पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। ये भी मेरी खबर है कि भगवंत मान से बात हो गई, चीफ मिनिस्टर वही बने रहेंगे, पूरी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। पंजाब में ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप। मैं आपको अब तीसरी खबर और दे रहा हूँ। हाँ, 2 ये खबरें हो गई। मतलब एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और सरल शब्दों में दर्शकों को समझा दूं। आप कह रहे हैं कि भगवंत मान ही सीएम रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पूरी की पूरी पंजाब की है वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये डील हो चुकी है। ठीक है। और तीसरी चीज, दिल्ली में बिधूड़ी जी के हारने से प्रवेश वर्मा का अपर हैंड है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन 2 नाम और हैं। एक तो विजय गोयल हैं, जो ये अंदाज कर रहे थे कि कोई भी हो सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, और दूसरा बांसुरी स्वराज है। ये 2 लाइन में हैं। प्रवेश वर्मा अगर नहीं होते हैं तो इसके अलावा तीसरा नाम कोई नहीं है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हुए, जिसे
अमित शाह या मोदी जी चुने, पर इतना ज़रूर है कि मोदी जी ज़रूर दिल्ली में वो सारी गड़बड़ियाँ ख़त्म करना चाहेंगे जो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में होती थी। मतलब विजय गोयल या विजेंद्र गुप्ता? विजय गोयल। विजय गोयल। और बांसुरी स्वराज भी रेस में है? बांसुरी स्वराज रेस में नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रवेश वर्मा नहीं बनते हैं तो ये दोनों बन सकते हैं। ये मेरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से। ठीक है, तो 3 खबर आपने ब्रेक करी। एक तो ये कि लुटियन जोन में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जिसने चुनाव लड़ा है वो राज्यसभा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। पूरा का पूरा पंजाब आपका कैडर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। भगवंत मान सीएम बने रहेंगे और अगर प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बनते हैं तो विजय गोयल या बांसुरी स्वराज, इनमें से कोई 2 नाम। राजीव पाठक हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। राजीव जी, ये जो 3 खबरें बताई हैं संतोष सर ने, कोई एक कंफर्म कर पाएंगे आप अभी? राजीव पाठक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस नाते से मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी मनगढ़ंत बातें मनगढ़ंत ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित, वैचारिक और सैद्धांतिक पार्टी है। यहाँ क्या निर्णय होगा, आगे क्या होने वाला है, वो इनको कल्पना नहीं करनी चाहिए, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। अभी तो समय है, तो उस पर कोई टिप्पणी मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है मनोज सर, आपको लगता है कुछ बड़ा बदलाव होगा आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आम आदमी पार्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और ख़ास तौर से इस हार के बाद तो अपने आप को इनको संभालना दिल्ली में ही मुश्किल होगा। और क्योंकि ये इस पार्टी की जो बुनियाद है वो दिल्ली में ही है, तो अगर इनकी बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो इनके जो नेशनल एक्सपेंशन के जो प्लान थे वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे। साथ में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है और पंजाब की जो सरकार है, दिल्ली के जो नेता हैं और पंजाब में जो लोग हैं, तो दोनों के बीच क्या संबंध रहेंगे आने वाले टाइम पे ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे संतोष भारती जी ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने कहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये पार्टी पूरी की पूरी ये बीजेपी में शामिल होगी। तो अब ये क्या है कि अब देखिए कि शामिल हो या ना हो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो दिल्ली की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उससे एक हाथ का डिस्टेंस पंजाब की पार्टी जरूर कोशिश करेगी बनाने की। ठीक है राजकिशोर सर, लेकिन वो जो लुटियन जोन वाली बात है वो मैं थोड़ा आपसे भी कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि आप तो लुटियन जोन को लगातार कवर भी कर रहे हैं। सर, क्या वाकई में ऐसी कोई अटकल है? नहीं, अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा, और ये मतलब जानकारी के आधार पर ही मैं भी बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। और ये जो जीत मिली है ना, इस जीत का श्रेय अभी जो नरेंद्र मोदी को जा रहा है, इस जीत का श्रेय इस तिकड़म और इस साजिश पर चला जाएगा। जरा इसको थोड़ा समझिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रतीकों की और मैसेज की राजनीति करती है, उसमें ये इतना आसान नहीं होगा। ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा। और दूसरी जो बात, जो पंजाब वाली जो बात चल रही है, देखिए बॉर्डर स्टेट है, बहुत सोच समझ के फैसले होंगे। भगवंत सिंह मान ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दबाव में तमाम जो विज्ञापन का पैसा पंजाब सरकार का और जो तमाम जो उनके संसाधन इधर उधर किए हैं, तो उस पर वो जांच के दायरे में जरूर आ रहे हैं। तो उसको लेकर वो कैसे चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि ये जो सौदेबाजी का अगर मैसेज जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय हुई है, अरविंद केजरीवाल को पुनर्जीवित करने का वो काम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। संतोष सर, ये वैलिड पॉइंट है राजकिशोर जी का। देखिए, हम सबका अपना अपना विश्लेषण है, अपनी अपनी जानकारी है। मैंने तो आपको इसलिए कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ इसकी चर्चा। सच बात। ठीक है, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने राजकिशोर सर लिखा कि देखिए वो मार्शलों का काम बढ़ सकता है विधानसभा में। अब तक 8 विधायकों को उठाना, बाहर करना, अब हो सकता है कि 22, अब 23 हो गए, 23 विधायकों के लिए मार्शल्स की जरूरत पड़े। क्या उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी विधानसभा में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक आप चीज समझिए, आतिशी मार लेना की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसमें जो आक्रोश है, जो उनका जो क्षोभ है, ये रमेश विधोड़ी ने जो उनके खिलाफ कुछ कहा, उससे उनको फर्क नहीं पड़ा है। ये फर्क पड़ा है जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनती हैं, सौरभ भारद्वाज उनको खड़ाऊ मुख्यमंत्री कह देते हैं, और कुल मिला के लगातार मुख्यमंत्री पद का जो है अवमूल्यन करते हैं, अपमान करते हैं। और पूरे चुनाव में आतिशी मार लेना कहीं पर भी चेहरा नहीं थी। अब केजरीवाल जो कहते थे पूरी पार्टी को कहना पड़ता है, तो आतिशी को भी कहना पड़ा था। ऐसे दौर में भी अगर आतिशी मार लेना जीत करा रही, तो आज की तारीख में महिला और मुख्यमंत्री पूर्व होने के साथ ही उनका प्रोटोकॉल भी बन रहा है, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनकी दावेदारी बड़ी हो जाएगी। और उनको एक बात आपको मानना पड़ेगा, उनको भी ये समझ में आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल और जो तमाम जो दिग्गज जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की है, इसका उनको सिरा क्या मिला है। और मैं फिर कह रहा हूं,
वाकई आम आदमी पार्टी के अस्तित्व का गंभीर संकट है अनुराग जी। ये मैं किसी नोशन के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जो लोग वहां पर जीत कर आए, जरा सूची पूरी आ जाने दीजिए और उसके बाद फिर इस पर हम विश्लेषण करेंगे। और मानकर चलिए कि टूट होनी है, क्योंकि वहां पर नेता का अभी तिहाड़ युग खत्म नहीं हुआ है, बस इतना कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल मनोज सर आपसे। मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी निकाली, नरेला, तिमारपुर, जंगपुरा, मंगोलपुरी, महरौली, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, त्रिलोकपुरी, शादरा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपने अपनी भी जोड़ी थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितनी लीड मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लगभग उतनी या उससे ज्यादा वोट मिली है। मतलब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने के अप्रत्यक्ष वजह से बीजेपी जीत रही है। हाँ, देखिए, ऐसा था कि कांग्रेस ने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पर ही फोकस किया था, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, नेता भी नहीं थे और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि कुछ ही सीट्स पे वो फोकस करें। और दूसरी बात ये थी कि कुछ जगह में जैसे ये जो नई दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ संदीप दीक्षित ने जो फाइट करी, जो भी उसने कैंपेनिंग करी, वो सारी उसने अपने दम पर करी। उसी तरीके से जो बाकी जो जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था राजेंद्र नगर में, कांग्रेस के कैंडिडेट अब लोकल एक एरिया में, टोडापुर के एरिया में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ की जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने दम पर ही सारी मेहनत करी है और जो वोट मिले हैं वो उनको अपने दम पर ही मिले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा डेंट उन पे पहुँचाया है। लेकिन इसको देखने का दूसरा भी एक और तरीका है जी, क्योंकि अच्छा, सबसे मज़े की बात एक चीज़ में क्या है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के के बीच जो वोट डिफरेंस है वो सिर्फ 2.5% है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में ये 14% का था गैप जी। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो उन्होंने की एक अलायंस बना के फाइट करा था, उनके बीच भी जो वोट डिफरेंस 30% के आसपास था। पर अभी तो देखो ना कितना कम है, आप देखो, है ना। तो ये है, तो ऐसे में और कांग्रेस ने इतने कम मार्जिन में कांग्रेस ने अपना 2% इंप्रूव करा, 2 क्यों 3% के करीब जी लगभग। तो वो 3% मेरे को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भारी उनको पड़ गया है कुछ सीटों में। ठीक है, संतोष भारती सर, ये बात जो मनोज सर वोट प्रतिशत के लिहाज से कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। राजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 55% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को लगभग 24% वोट। इस बार की जो स्थिति है उसमें फासला सिर्फ 2.5-3% का है कांग्रेस का, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? मतलब बीजेपी ने एक ड्रास्टिक चेंज किया? देखिए, प्रतिशत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप नैरेटिव क्या सेट करते हैं, आप इम्प्रेशन क्या देते हैं, आप कैंपेन कैसे चलाते हैं, अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट कैसे करते हैं। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की टीम, खुद अरविंद केजरीवाल अगर अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते, या भारतीय जनता पार्टी ने जितने उनके ऊपर आरोप लगाए, वो चाहे अमित शाह जी के रूप में हों, मोदी जी के रूप में हों, उनका अगर वो जवाब देने की हैसियत में होते या उनमें सलाहियत होती तो शायद ये डैमेज कम हो सकता था। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी ने जो उनके ऊपर हमला किया, दिल्ली में माना ये जा रहा है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं जो जानते हैं ये अंदर कैसे हाथ मिलाया जाता है, विरोध होता है, उसमें लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोगों को समर्थन देने की कोशिश की। उनको लगता था कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी, आतिशी की सीट को ले लीजिए, जितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी उतना ही उनका फ़ायदा होगा, अरविंद केजरीवाल का नुकसान होगा। पर ये सारे अब अनुमान है। पर मेरा ये मानना है कि प्रतिशत के हिसाब से कैलकुलेट करना मुझे आता नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि अगर आदमी ढंग से कैंपेन करे, अपनी बात पहुंचा पाए और अपने प्रति दोबारा विश्वास जगा पाए, तो उस चीज़ का असर सीट के ऊपर एक दूसरी तरह से पड़ता है। ठीक है, ठीक है। स्मृति ईरानी का रिएक्शन आया, जरा वो एक बार दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी के गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का
योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। राजकिशोर सर, एक आंकड़ा और मुस्तफाबाद सीट का। मुस्तफाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। मोहन सिंह बिष्ट वहां से जीते हैं लगभग 17,500 वोटों के मार्जिन के साथ। आम आदमी पार्टी को लगभग इतने ही वोट नहीं मिले हैं क्योंकि लीड इतनी है 17,500 की, लेकिन जो AIMIM है उसने लगभग 33,000 वोट वहां पर लिए हैं। तो वो जो AIMIM को, अज़दुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, कम से कम दिल्ली की एक सीट पर तो साबित किया उन्होंने। देखिए, कहने को तो खैर मतलब हमने बिहार में भी देखा, जब नतीजे आए थे, जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, वहां 5 सीटें वो लेकर आए थे। तो अब A-B-C टीम, अब कहने को तो अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस के जो टिकट जो है वो भाजपा के मुख्यालय से वहां पर घोषित हो रहे हैं। वो कहने की कोई बात है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर AIMIM ने जो वहां पर पूरी तरीके से ताकत लगाई, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों के बाद ये तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से केजरीवाल पीछे हट रहे थे और हिंदुत्व की जो लाइन उन्होंने खींचने की कोशिश की थी, उससे मुस्लिम वोटों में खासतौर से जहां पर ज्यादा रेडिकल बंदा आ गया, वहां पर मुस्लिम उनके साथ में चले गए। तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 1 या 2 सीटों से ये मान लेना कि इस प्रतिशत से इसका फर्क पड़ा है। ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुराग जी, ये था मेरे हिसाब से कि किस तरीके से जो है केजरीवाल के जो क्रेडेंशियल्स जो डाउन हुए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरा होने के बावजूद केजरीवाल की छवि के बरक्स उनकी ही छवि खड़ी करने में कामयाब रही। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं, पीएम का ये कहना मास्टर स्ट्रोक था कि दिल्ली में खुद देखूंगा और दिल्ली का कायाकल्प करूंगा और जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी। मुझे लगता है इससे लोगों को लगा कि इससे उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो बेहतर स्थिति। राजीव पाठक, लेकिन इस चुनाव को जीतने के चक्कर में जो आपने वादे किए हैं, हरीश झा भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। आपको लगता है राजीव जी आपने एक बड़ी लाइन खींच दी, आप कह रहे हैं कि हम 3 साल में यमुना साफ कर देंगे? नहीं, देखिए, बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, जब संकल्प पत्र जारी हुआ और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत देरी हो रही है, लेकिन उस देरी होने के पीछे रीज़न ये था कि भारतीय जनता पार्टी जब निर्णय लेती है, खास करके चुनाव का संकल्प पत्र जारी करती है, तो वादा नहीं होता है और वो वादा नहीं संकल्प होता है। और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहिए अपने तरफ से वादा किया है दिल्ली वालों को, जो राजकिशोर जी कह रहे थे, वो बहुत गंभीर बात है। प्रधानमंत्री जी को भी ये लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और जब पूरे देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का, तो दिल्ली का विकास ना हो, दिल्ली इसमें पीछे छूट जाए, ये सबके लिए शर्मनाक होगा। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया है और जिस टाइमलाइन में किया है वो पूरा होगा। ये चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं। दूसरी बात, एक बात मैं बहुत स्पष्टता से कहूं, आप सब विश्लेषण कर रहे थे, बहुत छोटी कह रहे थे कि देखो जो ब्रांड मोदी है वो आपको लगता है कि और ज्यादा यहाँ से मजबूत होकर उभरा, क्योंकि कोई चेहरा नहीं था यहाँ पर, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात है और उन पर भरोसा। हाँ, देखिए यहाँ तो मोदी ने इतनी सारी रैलियाँ खुद करी और यहाँ कोई यहाँ सीएम का फेस भी नहीं था। और जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, आपको ध्यान होगा कि उस समय आम आदमी पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी थी और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे आम आदमी पार्टी ही दोबारा आएगी। आम आदमी पार्टी उस समय नैरेटिव सेट करती थी और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई, तो वैसे वैसे सारी चीज़ चेंज हो गई। इसके पीछे जो मेन कारण, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पोजीशन पहले इसलिए अच्छी लगती थी, उसमें कई कारण में से एक कारण ये भी था, उनकी जो महिला सम्मान योजना जो थी, 2100 रुपये की जो इनकी स्कीम थी, उसके लिए जो पर्चे भरे, लाखों महिलाओं ने वो पर्चे भरे, तो लगता था कि ये महिलाएं अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और बीजेपी के पास इसकी कोई काट नहीं है। लेकिन बाद में आते आते जब मोदी ने बोला कि ये मोदी की गारंटी है, पुरानी सारी योजनाएं चलेंगी, ये भी होगा और हम 2500 रुपये देंगे, तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, ये जो सारी योजनाएं हमें मिलेंगी। ठीक है, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हरीश, माफ कीजिए मैं आपके पास नहीं आ पाया, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है, तुरंत आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।